गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। कक्षा 12 में जो है प्लांट ग्रोथ चल रहा था और पादप वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में मैं आपको बता रहा था, जिसमें सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा था प्रकाश के बारे में, और प्रकाश की तीव्रता और प्रकाश की जो इंटेंसिटी के साथ साथ प्रकाश की तीव्रता जो है, प्रकाश की तीव्रता का मतलब यही है कि कितनी एनएम का प्रकाश पौधे को उपलब्ध हो रहा है। ठीक है, तो जैसे उच्च प्रकाश तीव्रता की बात की जाए तो उच्च प्रकाश तीव्रता में पर्व जो है वो छोटे रह जाते हैं, पौधे में बोनापन आ जाता है, पत्तियां भी छोटी रह जाती हैं। इसी तरह से एक निश्चित तरंग दैर्घ्य वाली प्रकाश का अवशोषण ही पादप करते हैं, और उस निश्चित तरंग दैर्घ्य प्रकाश का अवशोषण करने के बाद पादप अपनी ग्रोथ को जारी रखते हैं। अगर उससे कम या ज़्यादा हो जाती है, जैसे अल्ट्रावायलेट है वो हानिकारक होती है, कॉस्मिक रेज है वो भी हानिकारक होती है, इसी तरह से इंफ्रारेड है वो लाल पतन जो है उसके बाद का जो क्षेत्र है वहाँ पर वृद्धि आकर के रुक जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रकाश की तीव्रता और उसकी लेंथ का भी पौधे की वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है। इसी तरह से जल भी पौधे की वृद्धि को प्रभावित करता है। हम सब जानते हैं कि पौधे में जो उपापचयी क्रियाएं हैं उन सब के लिए जिम्मेदार कौन है? जल होता है, और जल की उपस्थिति बहुत कुछ पादप की वृद्धि को निर्धारित करती है। अगर जल की कमी है तो पौधा सूख जाता है, पौधे में ड्राइनेस आ जाती है, जिस वजह से क्या होता है कि पौधा मुरझा जाएगा। पादपों में मुरझाने की प्रक्रिया जो है उसको मलानी कहते हैं। तो मलानी इस तरह से विल्टिंग जब आ जाती है प्लांट में जल की कमी से, तो पादप पर उसकी वृद्धि पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। कोशिकाओं का समुच्चय सही ढंग से नहीं हो पाता, इसी तरह से कोशिकीय विभाजन भी बाधित होता है, कोशिका एलोंगेशन की प्रक्रिया भी बाधित होती है, क्योंकि साइटोप्लाज्म का जो सघनता है साइटोप्लाज्म की वो जल पर निर्भर करती है। और इसी तरह से सेल मैच्योरेशन फेज में भी कोशिका को परेशानी होती है जब जल की कमी हो जाती है उस वक्त। ठीक है, तो इस तरह से जल जो है वो पौधे की वृद्धि पर विपरीत प्रभाव डालता है। तो हमने प्लांट ग्रोथ के बारे में ऑलमोस्ट पढ़ लिया है। अब हम जानेंगे पादप वृद्धि के लिए कुछ ऐसे कारक या कुछ ऐसे पदार्थ भी जिम्मेदार होते हैं जो पौधे के अंदर सूक्ष्म मात्रा में बनते हैं। पौधे के अंदर ही वो एक भाग में बनते हैं और फिर दूसरे भागों में उनका ट्रांसफ़र हो जाता है, जहां वो अपनी सक्रियता से पौधे की वृद्धि को प्रभावित करते हैं। तो देखिए, जो प्लांट ग्रोथ जो है वो ऐसे पदार्थों पर निर्भर करती हैं। तो हम इस तरह से बता सकते हैं कि कुछ रासायनिक पदार्थ पौधे के अंदर अल्प मात्रा में बनते हैं और वो अल्प मात्रा में ही प्रभावी तरीके से पादप की वृद्धि को कंट्रोल करते हैं, और इनको ग्रोथ रेगुलेटर या पादप जो वृद्धि हार्मोन है या वृद्धि नियंत्रक हार्मोन इनको हम कहते हैं। तो अगला जो है इसी में वो हम प्लांट ग्रोथ के अंदर ही जो अगला टॉपिक है वो है ग्रोथ रेगुलेटर्स। ग्रोथ रेगुलेटर यानी वृद्धि नियंत्रक। अब वृद्धि नियंत्रक से मतलब यही है कि ऐसे रासायनिक पदार्थ जो पादपों में अल्प मात्रा में बनते हैं और वृद्धि को प्रभावित तरीके से कंट्रोल करते हैं, उनको हम प्लांट हार्मोन कहते हैं। ठीक है, अब हार्मोन शब्द जो है, हार्मोन शब्द किसने दिया था? ये दिया था स्टर्लिंग ने। किसने दिया था? स्टर्लिंग ने। स्टर्लिंग ने हार्मोन शब्द 1902 में दिया था। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक जर्मन वैज्ञानिक था जिसका नाम है जे सैक्स। इसने 1882 में 1882 में सबसे पहले पादप पत्तियों में कुछ रासायनिक पदार्थों का संश्लेषण और फिर उनका पत्तियों से नीचे की ओर ट्रांसफर संबंधी सुझाव दिया था। जो जे सैक्स है इसने क्या बताया कि पादपों में उनकी पत्तियों में कुछ ऐसे पदार्थों का निर्माण होता है जो पत्तियों से फिर
पौधे के निचले भागों में ट्रांसफ़र होकर के वहाँ अपनी सक्रियता से पौधे की वृद्धि को प्रभावित या पौधे की वृद्धि को कम या ज़्यादा करते हैं या नियंत्रण करते हैं। तो हार्मोन शब्द जो है वो तो दिया था स्टर्लिंग ने, और हार्मोन या हम कुछ रासायनिक पदार्थों की बात करें तो उनके बारे में सबसे पहले 1882 में एक तरह से जे सैक्स ने बता दिया था। वैसे तो देखिए जो रासायनिक पदार्थ या हार्मोन्स हैं उनके बारे में अगर इतिहास में जाया जाए तो डार्विन से लेकर F.W. वेंट, बॉयसन, जैनसन, पॉल, जे सैक्स, स्टर्लिंग, ठीक है, इन सभी ने बहुत सारे प्रयोग किए हैं और अपने प्रयोगों के नतीजे भी इन्होंने प्रस्तुत किए हैं। तो जो एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है थीमेन, देखिए सबसे पहले हम वैसे तो अगर हार्मोन शब्द की व्याख्या की जाए तो ये एक ग्रीक वर्ड जो है हार्मोई, इससे बना है, ठीक है। हार्मोई जो है उसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम इसका अगर अर्थ देखें तो इसका अर्थ होता है टू अर्ग ऑन, टू अर्ग ऑन यानी क्रियाशीलता को जगाना, ठीक है, या हम इसे टू स्टिमुलेट भी कहते हैं। इसी का दूसरा जो है वो है टू स्टिमुलेट, इसे भी हम क्या कह सकते हैं, क्रियाशीलता को जगाना। तो हार्मोन शब्द की जो व्याख्या करते हैं तो इस तरह से हमें पता चलता है कि ऐसे रासायनिक पदार्थ पादपों में क्रियाशीलता को जगाते हैं। इसके बाद देखिए एक थीमेन नामक वैज्ञानिक ने जो है थीमेन, इसने 1948 में पादपों में पाए जाने वाले ऐसे रासायनिक पदार्थों या पादप हार्मोन के लिए फाइटो हार्मोन शब्द का प्रयोग किया था। इस शब्द का प्रयोग किसने किया था, थीमेन ने, ठीक है। फाइटो हार्मोन शब्द किसने दिया, थीमेन ने, जबकि हार्मोन शब्द किसने दिया, स्टर्लिंग ने। और जे सैक्स ने क्या कहा कि पादपों में उनकी पत्तियों में कुछ पदार्थ बनते हैं जो नीचे की ओर ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ठीक है। अब परिभाषा देखिए, परिभाषा में देखें हम जो थीमेन की परिभाषा है वो क्या कहती है। थीमेन ये कहता है कि ये कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ठीक है, जो पादप में नेचुरली बनते हैं, प्राकृतिक रूप से ये बनते हैं और एक भाग में बनने के बाद ये अन्य भागों में ट्रांसफ़र हो जाते हैं और अपनी सूक्ष्म मात्रा से पादप वृद्धि को प्रभावित करते हैं। ये परिभाषा किसने दी थी, थीमेन ने दी थी। एक बार फिर से देखते हैं परिभाषा को, बहुत ही आसान परिभाषा है। थीमेन के अनुसार ये कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो पादप में नेचुरली बनते हैं और एक भाग में बनने के बाद ये अन्य भागों में ट्रांसफ़र होते हैं और वहाँ अपनी सूक्ष्म मात्रा से पौधे की वृद्धि को कंट्रोल करते हैं या प्रभावित करते हैं। ये तो परिभाषा दी थी थीमेन ने, ठीक है। थीमेन ये कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ठीक है, जो पादपों में प्राकृतिक रूप से बनते हैं, प्राकृतिक रूप से बनते हैं और एक भाग में बनने के बाद ये अन्य भागों में ट्रांसफ़र होते हैं और अपनी सूक्ष्म मात्रा से या अल्प मात्रा से सूक्ष्म मात्रा से पौधे की वृद्धि को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, ठीक है।
ये बहुत ही आसान परिभाषा है जो थीमेन ने दी थी। और अब देखिए इस परिभाषा के बाद अगर हम एक और वैज्ञानिक जिसका नाम है फिलिप्स ठीक है, उसने 1971 में भी एक परिभाषा दी थी। फिलिप्स ने क्या परिभाषा दी है? फिलिप्स ने बताया है कि ये विशिष्ट कोशिकाओं में बनते हैं और अन्य कोशिकाओं में ट्रांसफर होकर अपनी अल्प सांद्रता से पौधे की वृद्धि को प्रभावित करते हैं। ये कहता है कि ये विशिष्ट सेल्स में बनते हैं, विशिष्ट कोशिकाओं में बनते हैं और अन्य कोशिकाओं में ट्रांसफर होकर अपनी अल्प सांद्रता से या अल्प सांद्रता में पौधे की वृद्धि को प्रभावित करते हैं। प्रभावित का मतलब यही है, पौधे की वृद्धि को या तो कम करते हैं या फिर बढ़ाते हैं। अधिकतर मात्रा में क्या करते हैं? ये बढ़ाते ही हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक रूप से ये पादपों में संश्लेषित होते हैं। क्लियर? अब देखिए आगे, ये तो परिभाषा आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। फिलिप्स की परिभाषा मैंने ऐड की है, ये आपकी किताब में तो नहीं है, फिर भी मैंने ऐड कर दी है ताकि आपको ध्यान रहे। और अब देखिए आगे क्या है। इन सब के बाद जो हार्मोन है, अगर उसके वर्गीकरण की बात की जाए, क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल, जो इसके रासायनिक पदार्थ है, केमिकल सब्सटेंस, उनका अगर क्लासिफिकेशन किया जाए या हार्मोन का क्लासिफिकेशन किया जाए तो ये 2 वर्गों में होते हैं। कितने वर्गों में होते हैं? 2 वर्गों में इनको बांटा गया है। ठीक है, पहला वर्ग कौन सा है? ग्रोथ प्रमोटिंग। पहला है नंबर 1 ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन। ठीक है, ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन यानी पादप की वृद्धि या वृद्धि को बढ़ाने वाले हार्मोन कौन कौन से आते हैं इसमें? इसमें देखिए एक तो आता है ऑक्सिन। क्लियर? दूसरा आता है इसमें जिब्रेलिन, दूसरा है जिब्रेलिन, तीसरा है साइटोकाइनिन और नंबर 4 है, चौथा है इसमें एथिलीन या इथाइलिन। इथाइलिन, एथिलीन नहीं, इथाइलिन। ठीक है, इथाइलिन। तो इस तरह से देखें हम 4 क्या हैं इसमें, ये ग्रोथ को बढ़ाने वाले हैं। पहला ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और इथाइलिन। देखिए पादप में जब फल परिपक्वन होता है, फल परिपक्वन के लिए इथाइलिन ज़रूरी होता है। साइटोकाइनिन कोशिकीय विभाजन को प्रेरित करने वाला हार्मोन है। जिब्रेलिन पौधे की लंबाई को बढ़ाने वाला हार्मोन है और ऑक्सिन जो है वो पौधे की लंबाई को भी बढ़ाता है, शीर्ष भागों की लंबाई को भी बढ़ाता है और ऑक्सिन की कहीं कहीं पर समंदनकारी प्रक्रिया भी देखने को मिलती है। ठीक है, विगलन को प्रेरित भी ऑक्सिन ही करता है। तो इस तरह से ये चारों तो क्या करते हैं? वृद्धि को बढ़ाते हैं। अब जो दूसरे आते हैं नंबर 2 जो है वो है ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन यानी वृद्धि का क्या करने वाले हैं? संबंधक या वृद्धि को संबंधक पदार्थ, वृद्धि संबंधक पदार्थ। ठीक है, वृद्धि को कम करने वाले या वृद्धि को धीमा करने वाले हैं। इसमें भी 2 हम बता सकते हैं। एक तो है ABA जिसका नाम है एब्सिसिक एसिड, ABA को एब्सिसिक एसिड कहते हैं। और जो दूसरे हैं उसमें आते हैं सम फिनोलिक सब्सटेंस, कुछ फिनोलिक पदार्थ। ठीक है, ये आते हैं किसमें? वृद्धि को कम करने वाले पदार्थों में।
इसके अलावा कुछ कृत्रिम और संश्लिष्ट पदार्थों में भी वृद्धि नियंत्रक हार्मोन या वृद्धि नियंत्रक की क्षमता होती है और इनको हम कह सकते हैं सिंथेटिक ग्रोथ रेगुलेटर्स यानी संश्लिष्ट वृद्धि नियंत्रक। क्लियर। आगे देखिए हम जानेंगे ऑक्सिन के बारे में। ठीक है, ऑक्सिन क्या है, सबसे पहले हम लेकर के चलते हैं ऑक्सिन को। तो ऑक्सिन जो है इसके बारे में हम अब पढ़ने वाले हैं। ऑक्सिन जो है वो एक ग्रीक वर्ड ऑक्सिन से ही बना है। ठीक है, ऑक्सिन इस तरह से लिखेंगे इसको, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है टू ग्रोथ यानी वृद्धि की ओर। क्लियर, यानी वृद्धि को बढ़ाने वाला या वृद्धि को अप करने वाला। क्लियर। तो ये ऑक्सिन जो है वो ऑक्सिन जो ग्रीक वर्ड है इससे बना है। अब डिस्कवरी के देखें हम, डिस्कवरी क्या है इसकी, डिस्कवरी इसकी खोज के बारे में हम बातें करेंगे और कुछ मैं आपको इसमें महत्वपूर्ण तथ्य बताऊंगा जो कि आपको याद रखने हैं। देखिए जो इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि जे सैक्स ने 1882 में, डिस्कवरी हम पढ़ रहे हैं ऑक्सिन की, तो जे सैक्स ने 1882 में पौधे में वृद्धिकारी पदार्थों के बारे में संकेत दिया। इसने वृद्धिकारी पदार्थों के बारे में क्या दिया, संकेत दिया। इसने ये बता दिया था कि पौधे में कुछ ऐसे पदार्थ बनते हैं जो पौधे की वृद्धि को प्रभावित करते हैं। लेकिन उसके बाद चार्ल्स डार्विन ने क्या किया, डार्विन ने प्रत्यक्ष रूप से पौधों के शीर्ष पर वृद्धिकारी पदार्थों की उपस्थिति को प्रमाणित किया। ठीक है, चार्ल्स डार्विन ने प्रत्यक्ष रूप से पौधों के शीर्ष भागों पर एक वृद्धिकारी पदार्थ की उपस्थिति को प्रमाणित किया। ठीक है, बताने और प्रमाणित करने में अंतर है। प्रमाणित जो है वो प्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित करने का मतलब यही है कि डार्विन ने कुछ प्रयोग किए और उन प्रयोगों से उन्होंने नतीजे निकाले और बताया कि पौधे के शीर्ष भाग पर कुछ ऐसे पदार्थों का निर्माण होता है। और अब देखिए इसके बाद अगर हम देखें डार्विन के प्रयोगों के बाद बॉयसन और जैनसन, इसके अलावा पॉल F.W. वेंट आदि ने डार्विन प्रयोगों को आगे बढ़ाया और सबसे लास्ट में 1931 में कॉल में जई के प्रांकुर चोल पर वक्रण प्रेरित करने में समर्थ हो गया था, समर्थ पदार्थ की खोज की जिसे ऑक्सिन नाम दिया गया। तो डार्विन ने क्या प्रयोग किया था, देखिए डार्विन ने ये प्रयोग किया कि जो एक प्रांकुर चोल है ये लिया डार्विन ने। ठीक है, इस तरह से ये प्रांकुर चोल है और इसको एक दिशीय प्रकाश उपलब्ध करवाया। ये एक दिशीय प्रकाश इसको उपलब्ध हो रहा है। जब इसको एक दिशीय प्रकाश उपलब्ध होता है तो इस तरह से ये क्या करता है, इधर घूम जाता है, इधर प्रकाश की ओर घूम जाता है। क्लियर। अब घूमने का मतलब यही है कि डार्विन ने नतीजा निकाला कि जो इसका शीर्ष है इस पर कुछ ऐसा बनता है या कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ बनते हैं जो नीचे की ओर ट्रांसफर हो जाते हैं। क्लियर। अब देखिए बनेंगे कहाँ वो रासायनिक पदार्थ, क्या वो प्रादीप्तिक सतह पर बनेंगे, इधर वाली सतह पर थोड़ी बनेंगे, इधर वाली सतह पे नहीं बनेंगे। क्लियर। ये बनेंगे इसके अपोजिट, जो ये डार्क साइड है, ये वाली जो डार्क साइड है जहाँ पर प्रकाश नहीं है वहाँ पर ऐसे पदार्थों का निर्माण होता है। अब यहाँ पर ऐसे पदार्थों के निर्माण से कोशिकाओं में जो है स्फीति बढ़ती है और गुणन प्रेरित होता है, जिससे यहाँ पर संख्या बढ़ती है कोशिकाओं की
जिससे क्या होगा, वक्रण पैदा होता है और इस तरह से प्रकाश की ओर ये प्राकुटोल का शीर्ष घूम जाता है। ठीक है, तो F.W. वेंट ने भी कुछ इसी तरह का प्रयोग किया, लेकिन उनमें उसने क्या किया कि जो ऑक्सीजन है उसका ध्रुवीय ट्रांसफर बताया। ध्रुवीय ट्रांसफर का मतलब इन्होंने अपने प्रयोगों में जो विभेदक वृद्धि है उसके बारे में स्पष्टता दी थी। तो डार्विन के प्रयोगों के बाद बॉयसन और जेन्सन ने इसके प्रयोगों को 1910 में, फिर आगे पॉल ने 1919 में, F.W. वेंट ने 1956 में इनको आगे बढ़ाया था। ऑक्सीजन जो शब्द है उसका मैं आपको शाब्दिक अर्थ बता दिया है, टू ग्रो होता है, और रासायनिक संरचना ऑक्सीजन की कोल, थीमेन और हैगन स्मिथ ने 1931 में दी थी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी की अगली क्लास में।